गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और स्वागत करते हैं आपके आनुवंशिकता एवं जैव विकास जो एक नया अध्याय स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर कार्यपत्रक संख्या नहीं है, आप देख सकते हैं। और ये क्यों नहीं है इसका भी आपको पता होगा, क्योंकि हम पिछले वीक की ही जो वर्कशीट है इस बार यहाँ पर रिपीट कर रहे हैं। यहाँ पर तिथि जरूर चेंज हो गई है, 29/10/2020। एक बिल्कुल नया चैप्टर है बायो का, और थोड़ा सा पेचीदा भी हो सकता है क्योंकि आप इसके बारे में पहली बार पढ़ेंगे। क्योंकि अभी तक आप जो इससे पहले जो रिलेटेड चैप्टर था वो था हमारा जनन वाला पार्ट, और जनन के बारे में आप कक्षा 8 में पढ़ चुके हैं और कक्षा 10 में भी आपने इसके बारे में पढ़ा होगा या पढ़ने वाले होंगे। तो देखिए क्या होगा कि यहाँ पर उस चैप्टर से रिलेटेड ही है, लेकिन कुछ नई चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर पढ़नी है। तो अपने माइंड को एकदम फ्रेश करके और आराम से पढ़नी पड़ेगा, तभी आपको ये समझ में आएगा। हम थोड़ा सा डीप में जाने की कोशिश करेंगे, कोशिका के अंदर जाकर देखेंगे कि यहाँ पर हो क्या रहा है। क्योंकि इसमें हमें दो वर्ड पर ध्यान देना है, आनुवंशिकता एवं जैव विकास। जैव विकास का जो टॉपिक है वो इस चैप्टर से लगभग निकाल दिया गया है इस बार के सिलेबस में, लेकिन आनुवंशिकता काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है यहाँ पर, उसके बारे में पढ़ते हैं। दूसरा है विभिन्नता। विभिन्नता और आनुवंशिकता दोनों में काफ़ी अंतर है। देखिए क्या होता है कि विभिन्नता का मतलब है विभिन्न लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में या जनक से संतति में वंशागत होना। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हमारे जो फोर फादर हैं, मम्मी पापा है, उनसे उनके बच्चों में जो गुण जा रहे हैं, जो विशेषताएं ट्रांसफ़र हो रही है, उसी को हम आनुवंशिकता कहते हैं। जनक का मतलब जो जन्म देता है, और संतति का मतलब होता है संतान। तो जन्म देने वाले यानी कि माता पिता से उनकी संतान में गुणों का या लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना, वो क्या कहलाता है? आनुवंशिकता कहलाता है। तो बहुत ही आसान टर्म है। किसी भी पुरानी पीढ़ी से एक आने वाली नई पीढ़ी में जो भी लक्षण जा रहे हैं, उस पूरी प्रक्रिया को हमने वंशानुगत बोला या आनुवंशिकता बोला है। इसके बाद में बात आती है विभिन्नता। विभिन्नता का मतलब आपको पता है, डिफरेंस की हम यहाँ पर बात करें बच्चों। एक ही स्पीसीज में प्राणियों के लक्षणों के बीच अंतर को क्या कहा जाता है? विभिन्नता कहा जाता है। यानी कि स्पीसीज तो एक ही है, जैसे हम मानव एक पूरी स्पीसीज हैं। जितने भी इंसान हैं आप धरती पर देख रहे हो, एक ही स्पीसीज से रिलेटेड है। लेकिन आपने देखा होगा कि कोई काले हैं, कोई गोरे हैं, कोई लंबे हैं, कोई छोटे हैं, कोई कैसा है, कोई किसी की आंखें अलग हैं, किसी के बाल अलग हैं, हर कोई अलग है, यूनिक है अपने आप में। तो ये जो डिफरेंस आ रहे हैं इन सब के अंदर, उसे हम क्या बोलेंगे? विभिन्नता बोलेंगे। सभी के लक्षणों में कुछ ना कुछ अंतर है, उसी अंतर को हमने विभिन्नता बोला है। अब देखते हैं कि ये विभिन्नताएं कैसे पैदा होती है, कैसे बनती हैं एक दूसरे में। जब स्पीसीज एक है फिर इतनी सारी अंतर कैसे आ जाते हैं? या फिर जो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास में है कि आनुवंशिकता कैसे जन्म लेती है। आनुवंशिकता का मतलब क्या हुआ कि हमारे जो फोर फादर्स हैं या फिर जो जनक होते हैं, उनकी संतान में उनके गुण कैसे चले जाते हैं, कौन ट्रांसफ़र करता है? भाई मम्मी पापा ये तो नहीं बोलते लो बच्चों तुम्हारे अंदर मैंने अपना दिमाग डाल दिया, दिमाग तो जाता भी नहीं है वैसे भी, अपना स्किन का कलर डाल दिया, अपने बालों का रंग डाल दिया, अपनी आँखों का रंग डाल दिया है। ऐसे नहीं, कोई ना कोई लेकर जाता है, और हर बार वो जाती भी नहीं है। वैसे के वैसे बिल्कुल बाप जैसा हो वैसा बेटा हो, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। तो कोई ना कोई है बीच में जो ये सब कर रहा है, और ठीक से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यानी कि अंतर वहाँ पर भी आ रहा है, ट्रांसफ़र होने में भी। तो ये सारी बातें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कोशिका के बारे में। आपने पढ़ा होगा कक्षा 9th में भी कि दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, एक होती है यूकेरियोटिक और दूसरी होती है प्रोकैरियोटिक। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं यूकेरियोटिक कोशिकाओं में नाभिक गुणसूत्रों में आनुवंशिक सामग्री गुणसूत्रों में मौजूद होती है। नाभिक गुणसूत्रों में आनुवंशिक सामग्री गुणसूत्रों में मौजूद होती है। तो बच्चों ये जो चित्र आप देख रहे हो ना यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स। ठीक है, गुणसूत्र को क्या नाम दिया गया यहाँ पर? क्रोमोसोम्स। गुणसूत्र धागे की तरह की संरचनाएं होती हैं जो आनुवंशिक जानकारी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाती है। तो बच्चों यहाँ पर एक बड़ा क्वेश्चन आपके माइंड में आया होगा कि ये तो हमें पता चल गया कि आनुवंशिक का मतलब क्या होता है, कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षणों को लेकर जाते हैं उसको, प्रक्रिया को हम आनुवंशिकता कहते हैं। ये काम करता कौन है?
ये काम करता है गुणसूत्र। तो अब क्वेश्चन क्या है कि गुणसूत्र क्या होते हैं भाई, ये तो हमने कभी सुना ही नहीं। कोशिका पढ़ी है, कोशिका के अंदर चलो नाभिक भी या केंद्रक पढ़ लिया हमने, लेकिन गुणसूत्र क्या होते हैं? गुणसूत्र धागे की तरह की संरचनाएं होती हैं जो कि नाभिक में ही होती है। तो यहाँ पर जो आपको इस नाभिक के अंदर, कोशिका के नाभिक में जो धागे की तरह दिखाई दे रहे हैं, वो सारे गुणसूत्र हैं। क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। तो ये जो गुणसूत्र होते हैं या क्रोमोसोम्स होते हैं, ये किसके बने होते हैं? डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। लेकिन ये तभी दिखाई देते हैं जब कोशिका विभाजन कर रही होती है, यानी कि एक कोशिका से जब दो कोशिकाएं बन रही है टूटकर, उसी समय ये दिखाई देते हैं या उसमें सहायता करते हैं। देखिए, वे कोशिका विभाजन, आनुवांशिकता, विभिन्नता और पूर्व जनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये इनके कार्य हो गए हैं, गुणसूत्रों के क्या कार्य हैं आपको बता देने हैं। अब बात यहाँ पर एक वर्ड आया है डीएनए। डीएनए का मतलब क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। मनुष्यों में वंशानुगत सामग्री है। वंशानुगत सामग्री का मतलब क्या है? डीएनए वो चीज़ होती है जो किसी के फादर मदर यानी कि पेरेंट्स से उनके जो यंग वंस आते हैं, जो नई संतति आती है, उनके बीच में लक्षणों को ट्रांसफ़र करने वाली जो चीज़ होती है उसको हमने क्या बोला? डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये यहाँ से आपको इसका पूरा नाम भी याद होना चाहिए। इसके बाद में आगे लिखा हुआ है, सभी जीवों में एक व्यक्ति के शरीर में लगभग हर कोशिका में समान डीएनए होता है। यानी कि हर इंसान के अंदर जितनी भी कोशिकाएं हैं उन सब में एक बराबर संख्या में डीएनए होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो आपको कितने बताने हैं? 23 जोड़े। जोड़े का मतलब क्या होता है? एक जोड़े में कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो टोटल कितने हो गए? 46। हर कोशिका के अंदर समान ही होते हैं। कुछ कोशिकाओं को छोड़ दिया जाए तो उनकी बातें बाद में करेंगे। इसके बाद में लिखा हुआ है कि लेकिन डीएनए में थोड़ी मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। देखो, अधिकांश डीएनए एक कोशिका नाभिक, जहाँ इन्हें परमाणु डीएनए कहा जाता है, में स्थित होते हैं। ज़्यादातर जो डीएनए होते हैं वो किसी भी कोशिका के बिल्कुल बीच में जो केंद्रक होता है, इस केंद्रक के अंदर मिलते हैं ज़्यादातर गुणसूत्र। लेकिन कभी कभी जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसमें भी कुछ मात्रा के अंदर वहाँ पर डीएनए हो सकता है। लक्षण की परिभाषा है यहाँ पर बच्चों, अलग से मैं बता देता हूँ आपको। लक्षण किसे कहते हैं? एक जीव की एक विशिष्ट विशेषता है। लक्षण जीन या पर्यावरण द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं। लक्षण का मतलब ये होता है कि वो देखने में कैसा है, किस तरह से काम करता है, उसका कलर कैसा है, उसकी चाल, उसका रहने का तरीका, खाने का तरीका, ये सारी चीज़ें किसी भी जीव की कैसी हो सकती है, उन सबको क्या बोलते हैं? हम लक्षण बोलते हैं। तो लक्षण क्या होता है कि लक्षण जीन के किसी भी जीन द्वारा या पर्यावरण द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर ना आप पर्यावरण को तो समझ गए होंगे कि पर्यावरण द्वारा निर्धारित हो सकते हैं। मान लीजिए कि कोई बहुत ज़्यादा अंधेरे में रहता है, इसका मतलब क्या है कि वो थोड़ा डार्क मिलेगा। बहुत ज़्यादा लाइट में रहता है, धूप में ज़्यादा रहने वाले भी डार्क मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है। जो बर्फ़ में रहते हैं, आपको देखा होगा कि वहाँ पर जो रहते हैं जो जीव, वो थोड़े से सफ़ेद रंग के होते हैं, ज़्यादातर बिल्कुल सफ़ेद ही होते हैं। धुर्रे भालू आपने पढ़ा होगा पहले। तो पर्यावरण भी ये डिसाइड करता है कि कोई जीव कैसा होगा, उसका लक्षण कैसे होंगे। लेकिन एक और चीज़ यहाँ पे जो वर्ड दिया हुआ है जो आपके लिए नया हो सकता है, वो है जीन। जीन भी लक्षण को डिसाइड करता है, निर्धारित करते हैं। तो जीन क्या चीज़ आ गई? अभी हमने पहले पढ़ा था गुणसूत्र, फिर आ गया डीएनए, और अब पता नहीं जीन कहाँ से आ गया। तो हम आपको जीन को समझाने की कोशिश करते हैं, चित्र से आपको समझ में आ जाएगा। देखो, मैं एक चित्र बना रहा हूँ, उसको भी देखना है, फिर बाद में आपको इस चित्र पे जो बना हुआ है उस पर भी फोकस करना है। देखिए, सबसे पहले मान लीजिए कि कोई इंसान है और उसके हाथ है, पैर है, यानी कि पूरा शरीर है एक तरह से। थोड़ा कॉमिक टाइप डायग्राम है तो इस पर हंसने की बात नहीं है। देखो, इसके पूरे शरीर, किसी भी इंसान का जो शरीर होता है वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है। बहुत सारी लाखों करोड़ों कोशिकाएं से मिलकर उसका शरीर बना हुआ है। यह बात हम पहले पढ़ चुके हैं। तो देखो, मान लीजिए कि इसमें से हमने एक कोशिका को निकाला, तो कोशिका के बिल्कुल बीच में अगर वो जंतु कोशिका है तो क्या मिलेगा? केंद्रक मिलेगा।
और केंद्रक के बीच में धागे जैसी जो संरचनाएं होती हैं, उन संरचनाओं को हमने क्या नाम दिया है? उन संरचनाओं को हमने नाम दिया गुणसूत्र। ये तो होते हैं गुणसूत्र या क्रोमोसोम। बच्चों गुणसूत्र और क्रोमोसोम एक ही बात है। अब हमने क्या किया कि क्रोमोसोम को थोड़ा बड़ा करके देखा। अब आप इस चित्र पे आ जाओ, यहाँ पर कोशिका को देखा, कोशिका के अंदर से जो एक चीज़ हमें दिखाई दी उसको बड़ा करके देखा तो पता चला कि वो क्या होते हैं? गुणसूत्र होते हैं। अब हम गुणसूत्र को थोड़ा बड़ा करके देख रहे हैं तो हमें पता चला कि वहाँ से एक और नई आकृति निकली हमारे सामने, जो आपको यहाँ पे कलरफुल दी गई है बड़ी सी आकृति में। इसको हमने बोला डीएनए। ठीक है। और इस डीएनए के अगर हम और बड़ा करके देखेंगे इसको, तो इसके छोटे छोटे पार्ट्स जो एक पर्टिकुलर लक्षण को दर्शाते हैं, उसको उस छोटे से हिस्से को हमने बोला जीन। तो बच्चों ये सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड ही हैं, लेकिन अब सबसे छोटा कौन है इसके अंदर? तो वो आंसर आपके सामने है जो मैंने सबसे बड़ा करके लिखा है, जीन। जीन सबसे छोटी इकाई होती है। तो अब जीन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अगर आपको ये समझ में अभी नहीं आया होगा तो एक बार दोबारा से वो देख लेना वीडियो को, थोड़ा सा पीछे जाकर आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि जीन आनुवंशिकता की बुनियादी और कार्यात्मक इकाई है। यानी कि जीन ही वो चीज़ है जहाँ तक हम आपको ले जाना चाह रहे थे। हमने कोशिका से स्टार्ट किया, गुणसूत्र से पहुँचे, गुणसूत्र को थोड़ा बड़ा करके देखा तो पता चला कि वो डीएनए से बने हुए हैं। डीएनए को थोड़ा बड़ा करके पता चला कि डीएनए खुद एक छोटे छोटे पार्ट से बने हुए हैं, जिनको हमने क्या बोला है? जीन बोला है। और इसलिए जो भी लक्षण किसी भी जीव के होते हैं वो कौन डिसाइड करेगा? जीन डिसाइड करेगा। इसलिए हमने जीन को क्या बोला? बुनियादी और कार्यात्मक इकाई किसकी? आनुवंशिकता की। जीन डीएनए संरचना बनाते हैं। तो साफ साफ लिखा हुआ है कि डीएनए बनते हैं वो किससे बनते हैं? जीन से बनते हैं। अब आपको एक बार और थोड़ा सा झटका लगेगा, क्योंकि जीन भी सबसे छोटी इकाई यहाँ पर नहीं दी गई है। उसके बाद में लिखा गया है मनुष्य के प्रत्येक जीन की 2 प्रतियां होती हैं जिन्हें अलील के रूप में जाना जाता है। यानी कि जीन अकेला नहीं होता है, वो भी जोड़े के रूप में होता है। और उस जोड़े में प्रत्येक को क्या बोलते हैं? अलील बोलते हैं। क्या बोलेंगे? अलील। प्रत्येक माता पिता से, यानी कि 2 अलील मिलकर क्या बनाते हैं? जीन बनाते हैं, एक जीन। ठीक है। अब अलील 2 क्यों होते हैं भाई? क्योंकि जो जनन है उसमें एक माता के गुण आते हैं संतान में और पिता के गुण आते हैं। तो दोनों के एक एक अलील मिलकर किसी पर्टिकुलर लक्षण को दर्शाते हैं और वही लक्षण जीन अगली संतान में यानी कि अगली पीढ़ी में स्थानांतरित कर देती है। इसी को तो आनुवंशिकता बोलते हैं। तो यहाँ से आपको ये समझ में आ गया। अब देखिए आगे बात करते हैं हम जनन के दौरान विभिन्नताओं का संचयन। पूर्ववर्ती पीढ़ी में वंशानुगत संतति को एक आधारिक शारीरिक अभिकल्प एवं कुछ विभिन्नताएं प्राप्त होती हैं। तो बच्चों क्या होता है कि पूर्ववर्ती पीढ़ी से, यानी कि हमारी जो पहले की पीढ़ी है, हमारे जो मम्मी पापा हैं, उनसे हमें पहले से ही एक डिजाइन मिला है, लेकिन साथ साथ हमें क्या मिला है? विभिन्नताएं भी मिली हैं। हमारे सारे गुण ना तो हमारी मम्मी से मिलते हैं और ना ही पापा से मिलते हैं बच्चों। इसका मतलब क्या? और मिलेंगे भी कैसे भाई? वो 2 हैं, हम 1 हैं, तो दोनों के गुण कैसे दर्शा सकते हैं एक साथ? नहीं होता ऐसा। इसका मतलब हमारे अंदर क्या है? कुछ विभिन्नताएं भी तो आई है, लेकिन डिजाइन हमारा बिल्कुल उनके जैसा है। बॉडी डिजाइन, चलने फिरने का डिजाइन, खाने पीने की आदतें, रहन सहन, सब हमारा वैसा ही है। तो इसका मतलब क्या है कि पूर्ववर्ती पीढ़ी से कुछ गुण आते तो जरूर हैं, लेकिन विभिन्नता के साथ आते हैं, अंतर के साथ आते हैं। दूसरी पीढ़ी में पहली पीढ़ी से आहरित विभिन्नताएं एवं कुछ नई विभिन्नताएं उत्पन्न होंगी। यानी कि कुछ विभिन्नताएं तो पहली पीढ़ी से मिली हैं और कुछ हमारे अंदर नई बन जाती हैं। चित्र 1 में उस स्थिति को दर्शाया गया है जबकि केवल एकल जीव जनन करता है, जैसा कि अलैंगिक जनन में होता है। तो बच्चों एक एग्जाम्पल जो आपको दिया गया है यहाँ पर वो है अलैंगिक जनन के बारे में। और अलैंगिक जनन आपको पता है कि एक ऐसा जनन होता है जिसमें केवल एक ही जीव अपने जैसे दूसरे जीवों को उत्पन्न कर सकता है, अकेला जीव। इसमें माता पिता वाला कोई काम नहीं है। तो देखो ये सिर्फ अलैंगिक जनन में होता है। तो यहाँ पर क्या है? एक जीवाणु विभाजित होता है। ये एक जीवाणु मान लेते हैं हम, विभाजित होगा तो 2 नए जीवाणु बन गए हमारे पास में। तो देखो दोनों नए जीवाणु जो बने हैं,
इन दोनों के अंदर कुछ विभिन्नताएं आपको दिखाई दे रही होगी, उसके जो पेरेंट है उससे बिल्कुल अलग। दोनों में डिजाइन सेम है। अगर आप इसका जो मेन जीवाणु था सबसे पहले, उसका हेड देखोगे तो ब्लू कलर में है, और एक जो संतति उस उत्पन्न हुई है उसका जो हेड है वो रेड कलर में है। दूसरा है, उसका हेड ब्लू कलर में जरूर है, लेकिन जो उसका फुट है वो ग्रीन कलर का हो गया है। यानी कि ये दोनों अपने जो पूर्व पीढ़ी है उससे अलग तो हैं, साथ साथ में आपस में भी अलग हैं, एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। तो ये तीनों ही अलग हो गए हैं। और अगले केस में भी इनके अंदर विभिन्नता आ रही है। किसी का हाथ अलग हो गया है, हाथ सिर्फ एक दर्शाया हुआ चित्र है, ये जीवाणु के अंदर हाथ पैर नहीं होते हैं। इसका यहाँ पे दाईं तरफ से अलग हो गया है, इनके फुट अलग हुए हैं। अगर एक जैसे दिखाई दे रहे हैं आपको तो आपको पता चलेगा कि जो बीच का भाग है वो अलग हो गए हैं। तो हर बार चाहे कितनी ही पीढ़ियां आ जाए, हर बार कुछ ना कुछ विभिन्नताएं जरूर आती हैं, और वो विभिन्नताएं उनको पहली वाली पीढ़ी से अलग करती हैं। इसी प्रकार ये प्रक्रम चलता रहता है। और ये जो हमने बात की है बच्चों, ध्यान रखना, हमने कौन से जनन को लेकर की है? अलैंगिक जनन को लेकर की है। अगर बात हम करते हैं लैंगिक जनन को लेकर, तो उसमें तो और भी ज़्यादा विभिन्नताएं आती है। रीजन क्या है, ज़्यादा क्यों आती है? क्योंकि वहाँ पर दो पेरेंट्स इंक्लूड होते हैं, वहाँ पर माता और पिता दोनों के गुण ट्रांसफर होते हैं, इसलिए विभिन्नताएं ज़्यादा आती हैं। तो यहाँ लिखा भी है आगे, उनमें आपस में बहुत कम अंतर होगा जो कि डीएनए प्रतिकृति के समय न्यून त्रुटियों के कारण उत्पन्न हुई होगी, परंतु यदि लैंगिक जनन होता तो विविधता अपेक्षाकृत और अधिक होती। तो क्यों अधिक होती ये मैंने आपको बता दिया है। अब इसके बाद में एक और छोटा सा टॉपिक आपके साथ आ रहा है कि क्या किसी स्पीशीज में इन सभी विभिन्नताओं के साथ अपने अस्तित्व में रहने की संभावना एक समान है। यहाँ से बड़ा क्वेश्चन पूछते हैं सीबीएसई वाले, तो थोड़ा सा तैयार हो जाए, मैं बता रहा हूँ आपको। क्या किसी स्पीशीज में इन सभी विभिन्नताओं के साथ अपने अस्तित्व में रहने की संभावना एक समान है? कि देखो बच्चों, यहाँ इस चित्र में आपने देखा कि 4 अलग अलग तरह के जीवाणु आ गए हमारे पास में, तो क्या चारों समान रूप से सर्वाइव कर पाएंगे? मौसम बदल गया, बारिश आ गई, तापमान बढ़ गया, कोई भी ऐसा घटनाक्रम हो गया, तो क्या उस घटनाक्रम में ये सारे एक साथ एक जितना जिंदा रह पाएंगे, या सारे के सारे मर जाएंगे? ऐसा होगा या कुछ अलग होगा? यस, अलग होगा। अलग क्यों होगा? क्योंकि इनकी विभिन्नताएं भी तो अलग है भाई। एक छोटा सा एग्जाम्पल जो आपको यहाँ पे दर्शाया गया है नीचे, मैं बताता हूँ। देखो, विविधता के आधार पर विभिन्न जीवों को विभिन्न प्रकार के लाभ हो सकते हैं। उष्णता का एक उदाहरण दिया गया है। उष्णता का मतलब गर्मी। उष्णता को सहन करने की क्षमता वाले जीवाणुओं को अधिक गर्मी से बचने की संभावना अधिक होती है। तो एक थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करके समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कि एक पोंड है हमारे पास, पानी का कोई सरोवर है, तालाब है, इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया रह रहे हैं, जीवाणु रह रहे हैं। आपको पता है कि हर जीवाणु एकल अलैंगिक जनन करता है। तो कुछ समय के बाद में क्या होगा कि इनके अंदर से कुछ नए जीव बनेंगे, इनका कोशिका का विभाजन होगा और कुछ नई कोशिकाएं बनेंगी और नए जीव बनेंगे, जिनमें कुछ गुण तो अपने माता पिता के जैसे होंगे। या माता पिता तो कहाँ होते हैं, इसमें एक ही जीव होता है, तो अपने जैसे पुराने जीव के जैसे होंगे। कुछ इनके अंदर नए आएंगे, जैसे कि हम यहाँ पर इस चित्र में देख चुके हैं। तो बच्चों क्या होगा कि मान लीजिए कि जो ये नए जीवाणु आए हैं, ये उष्णता को सहन कर सकते हैं, अधिक उष्णता को, और जो पुराने वाले थे वो थोड़ा ठंड में रहना पसंद करते थे। अचानक क्या हुआ कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इस तालाब का टेम्परेचर बढ़ गया, तापमान काफ़ी हाई हो गया। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कौन से वाले जीवाणु यहाँ पर बचेंगे और कौन से वाले मरेंगे। गर्मी बढ़ गई है, कौन से मरेंगे? हाँ बिल्कुल ठीक है, जो ठंड में रहने के आदी थे, जो ठंड को बर्दाश्त कर सकते हैं, गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो मर जाएंगे। और जो नए नए अभी आए थे, जो गर्मी को बर्दाश्त कर सकते हैं, वो यहाँ पर बच जाएंगे। तो बच्चों, यही तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि हर कोई बच जाए या उतना ही बराबर सर्वाइव करे, उनके जीने की संभावना बराबर हो, ये ज़रूरी नहीं होता। ये डिपेंड करता है कि वहाँ के जो कंडीशंस हैं वो कैसी हैं, वो कंडीशंस डिसाइड करती है, यानी कि पर्यावरण ये निर्धारित करता है कि कौन सी विभिन्नताएं सर्वाइव करेगी और कौन सी नहीं करेगी। तो इस तरह से आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ, और समझ में आनी भी चाहिए। फिर भी कोई डाउट होता है तो बच्चों आप ज़रूर पूछा करें, क्योंकि ये चैप्टर में अगर आपने कोई टॉपिक छोड़ दिया बिना समझे हुए, तो फिर वो आपको
पूरे चैप्टर का नुकसान कर सकता है। तो ये अभ्यास की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि हमें कितना कुछ समझ में आया है। पहले तो हमसे कुछ परिभाषाएं पूछी गई हैं कि आनुवांशिकता क्या होती है, विभिन्नता क्या होती है, क्रोमोसोम किसे कहते हैं, लक्षण किसे कहते हैं, जीन किसे कहते हैं। तो इन पांचों की जो परिभाषा है, डेफिनेशन है, वो हमारी इस वर्कशीट के अंदर ही है। तो हम देख लेते हैं कि कहाँ पर हमें क्या मिलेगा। देखो, सबसे पहली जो परिभाषा है आनुवांशिकता की, आपको पता है कि लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना, वंशानुगत होना, आनुवांशिकता कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन है विभिन्नता किसे कहते हैं, दूसरी जो परिभाषा है। तो एक ही स्पीसीज में प्राणियों के लक्षणों के बीच अंतर को क्या बोलते हैं, विभिन्नता बोलते हैं। तीसरा जो हमारे पास में टर्म है वो थे गुणसूत्र। तो गुणसूत्र का आप यहाँ से लिख सकते हो। धागे की तरह की संरचनाएं होती हैं जो आनुवांशिक जानकारी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाती है। क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। अगर आप ज़्यादा लिखना चाहते हो, अगर इनके कार्य लिखना चाहते हो गुणसूत्र के, तो ये कोशिका विभाजन, आनुवांशिकता, विभिन्नता, पुनर्जनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 3 हो गए हैं। चौथा हमसे पूछा गया था जीन के बारे में या डीएनए के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर डीएनए है। डीएनए यानी कि डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड मनुष्यों में वंशानुगत सामग्री है और यह सभी अन्य जीवों में एक व्यक्ति के शरीर में लगभग हर कोशिका में समान डीएनए होता है। तो इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ वंशानुगत सामग्री है ये लिख देना। जीन के बारे में बात करते हैं। जीन आनुवांशिकता की बुनियादी और कार्यात्मक इकाई है। जीन डीएनए संरचना बनाते हैं। बस परिभाषा यहाँ तक आप दे सकते हैं। इसके बाद में लक्षण के बारे में एक और पूछा गया था हमसे, तो लक्षण के बारे में भी बात कर लेते हैं। लक्षण यहाँ दिए गए हैं नीचे। लक्षण जीन का यहाँ से लक्षण एक जीव की एक विशिष्ट विशेषता है, किसी भी जीव की विशिष्ट विशेषता जिसके द्वारा उसको पहचान कर सकते हैं कि ये छोटा है, बड़ा है, कलर ऐसा है, उसी को क्या बोलते हैं, उसके लक्षण बोलते हैं। और लक्षण जीन या पर्यावरण द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं। तो इन पांचों की परिभाषा यहाँ से हो गई है। अब एक क्वेश्चन में पूछा गया है, यदि एक लक्षण ए अलैंगिक जनन वाली समष्टि के 10% सदस्यों में पाया जाता है तथा लक्षण बी उसी समष्टि के 60% जीवों में पाया जाता है, तो कौन सा लक्षण पहले उत्पन्न हुआ होगा। बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया भाई। लक्षण ए है, लक्षण बी है। ए कितना है, 10% है, और बी कितना है, 60% है। दोनों की समष्टि सेम है। तो अब हमसे पूछा जा रहा है कि इनमें से ए पहले आया होगा या बी पहले आएगा। तो बच्चों जो आंसर है वो हमारा कहाँ पर है, अलैंगिक प्रजनन करने वाली समष्टि, यानी कि अलैंगिक जनन के द्वारा ही हम अपना आंसर बता सकते हैं। आपको पता है कि अलैंगिक जनन क्या करता है कि बहुत ही कम, यहाँ पर लिखा हुआ है अलैंगिक जनन में क्या होता है, प्रतिकृति के समय न्यून त्रुटियों के कारण उत्पन्न होती है, बहुत कम ही गलतियाँ होती है। यानी कि जो भी आपको किसी बहुत सारे जीवाणु अगर कहीं पर रह रहे हैं, बच्चों जीवाणुओं के अंदर क्या होता है, अलैंगिक जनन ही तो होता है। बहुत सारे जीवाणु अगर कहीं पर रह रहे हैं तो उनके अंदर विभिन्नताएं बहुत कम होती है, क्योंकि एक ही जीव से जो बाकी के नए जीव आते हैं ना, वो एक जीव से उत्पन्न होते हैं, वहाँ पर दो जीव जनन नहीं करते हैं। तो जो त्रुटियाँ होती है बहुत कम होती है। तो नए जीव जो आएंगे वो लगभग अपने पेरेंट के जैसे ही होंगे। थोड़ी बहुत त्रुटियाँ वहाँ पर होगी, तो थोड़ी बहुत त्रुटियों के साथ में वो हल्का फुल्का चेंज होंगे। तो बच्चों जो चेंज आते हैं ना वो वाले बहुत कम होंगे यहाँ पर, और जो चेंज नहीं आते वो ज़्यादा होंगे। तो हमेशा ध्यान रखना, जो ज़्यादा है यानी कि 60% वाला वो पहले का है, और जो कम है वो क्या है, बाद का है। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं कि अलैंगिक जनन में त्रुटियां या विभिन्नताएं बहुत कम आती हैं, इसलिए जो कम मात्रा में या कम प्रतिशत में जो समष्टि है या जो लक्षण है वो बाद में आए हैं, और जो अधिक प्रतिशत में है जो लक्षण वो पहले के हैं। इस तरह से हम इसका आंसर दे सकते हैं। तो इसके बाद में कोरोना का जरूर ध्यान रखना बच्चों, अपने हाथों और साबुन को पानी से धोते रहना, शारीरिक और सामाजिक दूरी का बनाए रखना, और भीड़ भाड़ वाले स्थान पर अनावश्यक रूप से मत जाना, क्योंकि अभी जो सीजन आ रहा है त्यौहार का भी है, तो ज़्यादा घूमना मार्केट में इस तरह से थोड़ा अवॉइड करें। और साथ साथ में जो छुट्टियों का एक काम जो आपको दिया जाता है ना बच्चों, वो हमेशा घर के लिए दिया जाता है, तो आप घर पर बैठ कर ही अपनी स्टडी करें।
इसी के साथ आज का ये वर्कशीट खत्म होता है। धन्यवाद।